नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, ताकि आपको आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके। ये सीरीज़ पहले तो चलाई जाएगी पायलट बेसिस पर, ये हिस्ट्री के ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे और 10 दिन तक जो है ये पायलट बेसिस पर चलेगा प्रोग्राम, यानी कि 10 वीडियो जो है आपको पायलट बेसिस पर मिलेंगी। अगर सक्सेसफुल लगता है प्रोग्राम तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा और बाकी सीरीज़ तो हमारी ऐसा चली हुई है, उनको वैसे चलाए रखेंगे। तो हिस्ट्री की इस सीरीज़ में हम हर एक क्वेश्चन डिटेल से ही डिस्कस करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। तो पहला ही पार्ट है, पहला ही क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच ईयर डिड चंद्रशेखर आजाद शूट हिमसेल्फ ऑन बीइंग बिसीज्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस। तो बोलते हैं कि ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने किस वर्ष खुद को गोली मार ली थी। तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो था वो खुद को गोली मार ली गई थी जब ब्रिटिश पुलिस के द्वारा उन्हें घेरा गया था। ये कौन से ईयर की बात है? ये 1931 की जो है वो बात है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो, चंद्रशेखर आजाद जी की बात की जा रही है तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपने ध्यान रखना है कि इनका बर्थ कब हुआ था। 23 जुलाई 1906 को जो था वो इनका बर्थ हुआ था। तो 23 जुलाई पहले तो आपने डेट ध्यान रखनी है, 1906 आपने ईयर ध्यान रखना है। ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो था वो भाग लिया था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये 15 वर्ष के जो था वो हुआ करते थे। अब 15 वर्ष के एक बच्चे ने जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। इस दौरान इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, अरेस्ट किया गया। तो मैजिस्ट्रेट के सामने इन्हें जो था वो प्रेजेंट किया गया। मैजिस्ट्रेट ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया था आज़ाद। आज़ाद नाम जो था वो इन्होंने बताया था। इनका नाम था चंद्रशेखर। जैसे ही इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया तो उसके बाद इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद नाम से जाना जाने लगा। और इनके पिता का नाम पूछा गया तो इन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। स्वतंत्रता इन्होंने पिता का नाम बताया। जब इनसे पूछा गया कि तुम रहते कहाँ पर हो तो इन्होंने बताया कि हम जेल में रहते हैं। जेल इन्होंने अपना पता बताया था। इन्होंने जो था वो बहुत, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनी जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई थी 1924 में, उसमें इनका योगदान रहा था। उसके ये मेंबर रहे थे। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी 1925 में, उस दौरान भी जो था इन्होंने जो था एग्जीक्यूट करने में हेल्प की थी, प्लान को एग्जीक्यूट करने में। HRA को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बाद में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया गया था 1928 में। तो उस दौरान भी जो था इनका योगदान यहाँ पर रहा था। बाद में चलकर जब ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इन्हें घेरा गया तो इन्होंने 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। ये आपका ये तो ये सारा आपने आज़ाद जी के बारे में जाना, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इनके बारे में थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच ईयर चिटगांव आर्मी रेड लेड बाय सूर्य सेन। तो बोलते हैं कि सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव सेना का आक्रमण किस वर्ष हुआ था। ये जो चटगांव आर्मी रेड हुई थी, पहले तो पता होना चाहिए कि किसके नेतृत्व में हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके नेतृत्व में हुई थी, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में जो था वो हुई थी। सूर्य सेन नाम इंपॉर्टेंट है। अब कौन से ईयर में हुई थी ये भी तो ज़रूरी है। तो ये 1930 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। 1930 में हुई थी और सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। अब यहाँ से भी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। ये जो चटगांव आर्मी रेड हुई थी ये 18 अप्रैल 1930 को जो था वो सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। इसमें जो था वो सूर्य सेन के नेतृत्व में जो था वो पुलिस और जो अदर फोर्सेस थी, सहायक फोर्सेस जिनको कहते हैं, उनके जो शस्त्रगार थे जहाँ पर वो रखते थे शस्त्र, उनके वहाँ पर जो था वो छापा मारा गया था। और इसको रेड इसलिए कहा गया। सूर्य सेन की बात की जाती है तो सूर्य सेन को जो था वो 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के चटगांव समूह का अध्यक्ष भी बनाया गया था। चटगांव शाखा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसका प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया था। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो था ये जो सूर्य सेन थे इन्होंने चित्तरंजन दास के साथ भी जो था वो काम किया था। बंगाल में जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था इनका भी सहयोग वहाँ पर रहा था। इनको जो था वो 1926 से 1928 तक जो था वो जेल में रखा गया, अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ जो था ये कर रहे थे उस दौरान, तब इनको रखा गया था। तो ये आप 1930 में इस रेड के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका युगांतर आश्रम द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी अ लिबरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि कौन से साल में जो था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के में जो था वो युगांतर आश्रम, जिसका हेड जो कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था, और
ये लिबरेशन मूवमेंट भी रही थी, मुक्ति आंदोलन भी रहा था, तो इसको एस्टेबलाइज किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट की सिटी बतानी है जहाँ पर ये जो था वो बनाया गया था, हेडक्वार्टर एस्टेबलाइज किया गया था। तो ये था सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से भी थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। क्या आप याद रख सकते हैं, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गदर आंदोलन जो हुआ था उसमें युगांतर आश्रम जो था उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में जो था वो की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि 1913 में क्या हुआ था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना जो था वो की गई थी, और एक गदर पत्रिका होती थी, बाद में चलकर गदर पत्रिका के नाम पर ही जो था वो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम जो था वो गदर आंदोलन रख दिया गया, और गदर आंदोलन ने जो था वो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना जो था वो की थी। ये आप सारा ध्यान रखें कि गदर आंदोलन के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में जो था वो एक आश्रम की स्थापना की गई जिसको युगांतर आश्रम कहा गया। 1913 में ये जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परंतु युगांतर आश्रम का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? सैन फ्रांसिस्को में जो था वो की गई थी। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाताज फर्स्ट आत्मीय सभा हेल्ड इन 1850। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये जो कोलकाता की पहली आत्मीय सभा स्थापित की गई थी, कब की गई थी जी? 1815 में स्थापित की गई थी। अब इसके संस्थापक पूछे गए हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तो आप ठीक गैस लगा रहे हैं, राजा राममोहन रॉय जी, ये जो था वो इसके संस्थापक थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम राजा राममोहन रॉय जी के बारे में जानते हैं तो यहाँ से जानने को मिलता है कि राजा राममोहन रॉय जी ने जो था वो अपने युवा समर्थकों के साथ मिलकर जो था वो आत्मीय सभा की स्थापना जो था वो की थी। राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा बांग्ला भाषा में जो था वो संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी जो था वो किया गया था। राजा राममोहन रॉय जो था इनका जन्म जो था वो 1774 में बंगाल के हुगली में जो था वो हुआ था। आत्मीय सभा हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, मिरात उल अखबार, ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसका भी प्रकाशन इनके द्वारा जो था वो किया गया था। बाकी जो इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट करके एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? वो पूछ ले जाता है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज जो था वो राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये इनके द्वारा 1828 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर इसका स्थापना की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाद में चलकर राजा राममोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाने की कोशिश की। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इनके द्वारा जो था वो जो उस टाइम एजुकेशन के ऊपर भी काम किया गया। डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने जो था वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो था वो की थी। 1825 में इन्होंने कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज भी जो था वो स्थापित किया था। तो ये सब रहा, और बाद में चलकर ब्रह्म समाज जो था वो अलग अलग हाथों में जाता रहा। ब्रह्म समाज एक टाइम ऐसा आया कि ब्रह्म समाज 2 भागों में भी जो था वो बंट गया था। वो ब्रह्म समाज में जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल से जान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ी सी डिटेल में लिखा गया है यहाँ पर, जो हमने जान लिया सारा का सारा। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है। अब देखो, सारे क्वेश्चन टफ होंगे तब भी मज़ा नहीं है, और सारे क्वेश्चन आसान होंगे तब भी मज़ा नहीं है। तो एक हम इस तरह का सेट बनाकर चलते हैं कि जिसमें टफ क्वेश्चन भी हो, आसान क्वेश्चन भी हो। तो बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है वो किसके साथ की जाती है? इनकी तुलना जो है वो बिस्मार्क के साथ की जाती है। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है HPSSC के द्वारा भी, परंतु अभी हम मान के चलेंगे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन छोटे एग्जाम जो आपके हैं, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका क्लरिकल के एग्ज़ाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम एक बार जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे। क्या रहे थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नादियाद में इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर। ये डेट है इनके जन्म की, बहुत बार पूछी जाती है। 1875 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। 31 अक्टूबर जो है ये वैसे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है वो क्या मनाया जाता है?
नेशनल यूनिटी डे भी जो है वो मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भी इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को, जब इनकी 143 बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस दौरान ये किया गया था इनॉग्रेट। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, ये कहा जाता है 182 मीटर। 182 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो है ये आपने ध्यान रखना है कि 23 मीटर टॉल है चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू है उससे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक एलाइड में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको जो है वो SCO के द्वारा 8 वंडर में जो है वो दाखिल किया गया था। जनवरी 2020 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो था वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो 8 वंडर्स में जो था वो ऐड किया गया था। तो ये भी एलाइड का क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से हम रिवाइज करते हैं और आगे भी करेंगे। पायलट बेसिस पर अभी तो चलाया गया है, 10 पार्ट तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जी, बोलते हैं विच रेवेलन इन बंगाल वॉज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। तो बोलते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह पर प्रकाश डाला था। तो बंगाल का एक विद्रोह था जिसके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाश डाला गया था। ये कौन सा रेबेलन था, ये सन्यासी रेबेलन था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और लगभग आपने ध्यान रखना है कि सन्यासी आंदोलन कब से लेकर कब तक चला था। ये आंदोलन 1763 से लेकर 1800 तक जो था वो लगभग चला था, ये आप ध्यान रखें। यहाँ से आप और भी चीज़ें जो हैं वो जोड़ सकते हैं, और भी चीज़ें याद रख सकते हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि नोबल आनंद मठ जो है वो किसके द्वारा रचा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो रचा गया है। यहाँ पर कोल रिवेलन दिया गया है, ये कब हुआ था, ये 1831 में जो था वो हुआ था। कब, 1831 में ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर जो है वो नील रेवेलन भी दिया गया है, तो नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो नील विद्रोह है ये विद्रोह 1859-1860 में जो था वो हुआ था। 1859-1860 जो है ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। उसी तरह अहोम यहाँ पर दिया गया है, तो अहोम ये भी एक आंदोलन था। अब इस आंदोलन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कब से लेकर कब तक ये चला था। तो ये जो था वो कोल आंदोलन से पहले हुआ था और ये 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था। इसके पीछे की थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि किस तरह से क्यों हुआ। तो उस दौरान क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई अहोम क्षेत्र को। अहोम क्षेत्र जो है ये असम का एक क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को जो था वो कोशिश की गई कि ब्रिटिश जो है अपने अधीन कर लेंगे, परंतु वहाँ पर गोमधर कुंवर जी जितने कुंवर थे, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो था वो अहोम लोग जो था वो एक साथ आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो था वो विद्रोह जो था वो किया था। तो ये है अहोम आंदोलन। तो ये 4 के 4 आंदोलन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का वाइसराय कौन था उस टाइम जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। अगर आपको पता है ना कि 1904 में, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है एक आधे एग्जाम में, 1904 में जो था वो कौन था वाइसराय, तो आप इजीली गैस कर लेंगे। 1904 में जो वाइसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ही जो था ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो पारित किया गया था। अगर हम इंपॉर्टेंट वाइसरायज के बारे में जानते हैं तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे ना, इनके बारे में ही यहाँ पर हम बात करते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे दूर तक। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 में स्टार्ट होता है, 1905 तक जो है वो चलता है। 1899 में ये स्टार्ट हो गया और 1905 तक जो था ये कंटिन्यू रखा इन्होंने। और इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एक जो बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी वो बंगाल का विभाजन इन्होंने करवा दिया था। 1905 में ये बंगाल का विभाजन जो था वो करवाया गया था और बंगाल 2 हिस्सों में जो था वो बंट गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी जो था वो आया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था 1904 में एक सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया और पूसा में जो था वो कृषि अनुसंधान संस्थान जो था वो खोला गया था। तो ये सारी चीज़ें इनके कार्यकाल के दौरान हुई। इनके कार्यकाल के दौरान जो था अकाल भी पड़ गया था, तो अकाल से निपटने के लिए भी इन्होंने कोशिश की थी। इन्होंने मैकडोनाल्ड कमीशन जो था ये मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो था वो गठित किया था। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में गैस कर सकें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सिटी डिड दी जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि टेक प्लेस, तो बोलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो किस स्थान पर हुआ था। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है जी, स्थान पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला हत्याकांड जो था वो कहाँ पर हुआ था, वो अमृतसर में जो था वो हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है और बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अमृतसर में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, तो गुरु रामदास जो है वो अमृतसर का एयरपोर्ट है उसका नाम है। ये भी आप ध्यान रखें। तो अमृतसर पहली बात तो ये सही आंसर हो जाता है। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे एग्जाम जो हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 में जो था वो हुआ था। पंजाब के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो गिरफ्तारी के विरोध में जो था वो लोग एकत्रित हुए थे 1919 में, और उन्होंने शांतिपूर्ण जो था वो एक जुलूस जो था वो निकाला था, शांतिपूर्ण एक मार्च किया था। उस दौरान क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा जो था वो गोली चलाकर जो था वो निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन्हें मार दिया गया था। इसी स्थान पर भीड़ जो था वो बेकाबू हो गई और 13 अप्रैल 1913 को जो था वो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो था ये जो गोलीकांड हुआ था, तो कुछ नेता थे इनकी गिरफ्तारी के विरोध में फिर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और गोलियां चलाई गई। बहुत सारे लोग जो था यहाँ पर मारे गए थे। तो ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, कहीं और को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी थी, बैसाखी का दिन था, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। 1919 के बाद 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन आया था। और 1919 से पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1919 में ही इससे पहले रॉलेट एक्ट जो था वो आया था, ये आप ध्यान रखें। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1919 से पहले 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1918 से पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो था वो हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पर याद होनी चाहिए, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत भी ना पड़े, इतने पक्के से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या बोलते हैं लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो बोलते हैं कि लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 बैंक देखिए, इनमें से पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन के साथ लाला लाजपत राय जी को जोड़ा जाता है। ये जो पंजाब नेशनल बैंक था ना, इसकी स्थापना लगभग 1894 में की गई थी। 1894 में इसकी स्थापना की गई और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडर जो करने वाले, स्थापना करने वाले थे, उसमें एक तो लाला लाजपत राय जी आते थे, दयाल सिंह मजीठिया भी जो था वो इसके फाउंडेशन मेंबर में जो था वो आते थे। ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अपना जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ब्रांचेज हैं पंजाब नेशनल बैंक की। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ब्रांचेज अगर किसी बैंक की हैं एज पर लेटेस्ट डाटा, तो वो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करते हैं ना कि कितनी ब्रांचेज हैं, तो 350 ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था, टेलीग्राम पर मैंने क्यूज भी पोस्ट किया था। यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, इस चैनल पर जो था वो ये भी क्यूज पोस्ट किया गया था। सब जगह मैंने पोस्ट किया है ताकि आपको ना भूलें, और जो डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनको भूल भी नहीं सकता अब ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। तो बोलते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इस दौरान क्या किया गया कि समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, निम्न में से बोलते हैं। तो अगर इन ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था और बालिया नामक स्थान पर जो था वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। समांतर सरकार के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें क्विट इंडिया मूवमेंट में कि क्या क्या हुआ था, तो मेजर जो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज की गई थी, एक बालिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर की गई थी, तमलुक जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ पर की गई थी, सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर की गई थी। इन स्थानों पर जो था वो मेजरली जो था वो पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो एस्टेब्लाइज की गई। और ये जो बालिया उत्तर प्रदेश का बालिया है, इसमें चीतू पांडे थे, चीतू पांडे की अध्यक्षता में जो था ये फॉर्म की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। लगभग अगस्त 1942 में जो था ये फॉर्म जो था वो कर दी गई थी। सबसे पहले 1942 अगस्त में जो था ये की गई थी। ये भी आप साथ में जोड़ लें यहाँ पर। ये जो अलग अलग स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही थी, यहाँ पर
जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हेल्प या फिर एक्टिव सपोर्ट किसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई, तो उस टाइम बिजनेसमैन, इन्होंने डोनेशन दी, इन्होंने शेल्टर दिया, मटेरियल दिया, इस तरह से इन्होंने प्रोवाइड करवाई। स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते थे, इन्होंने जो था वो एक्टिंग एज कोरियर सर्विसेज के रूप में काम किया कि एक चीज़ यहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचानी, तो इन्होंने काम किया। सिंपल विलेजर जो थे उन्होंने भी जो था वो काम किया। इन्होंने जो था वो जो हायर अथॉरिटी थी उनको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया गया। जो ट्रेन के ड्राइवर थे, पायलट थे, उन लोगों ने भी जो था वो यहाँ पर हेल्प की। इन्होंने कैसे हेल्प की? इन्होंने एक्टिव हेल्प प्रोवाइड करवाई, डिलीवर कर दिए। इन्होंने बॉम्ब और जो अदर मटेरियल उस टाइम डिलीवर किए जा सकते थे, इन्होंने डिलीवर किए। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे, जो इंक्लूड थे यहाँ पर जिन्होंने हेल्प की, उसमें पुलिस भी जो था वो आती थी। इन्होंने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती थी उस टाइम, उस इन्फॉर्मेशन को पहले ही बता देते थे और यहाँ पर क्या होता है, हेल्प हो जाती थी। उसी तरह अगर हम बात करते हैं ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। उसमें किस किस के द्वारा हेल्प करवाई गई थी प्रोवाइड? तो उसमें देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा जो था हेल्प करवाई गई थी। लोगों को, गवर्नमेंट सर्वेंट को कहा गया कि आप रिजाइन मत कीजिए परंतु कांग्रेस के साथ अलायंस बना लीजिए। स्टूडेंट थे, उनको कहा कि स्टडीज़ छोड़ दीजिए। और प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे उनको, प्रिंसली स्टेट को कहा गया, जो मतलब लोग रहते थे रियासतों में, उन लोगों को कहा गया कि देखो भाई, अगर आपका रूलर आपको सपोर्ट करता है, हमें सपोर्ट करता है तो ठीक है, उसके साथ रहिए। अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसको छोड़ दीजिए, उसके एंटी हो जाइए, उसको इनकार मानने से जो है वो इनकार कर दीजिए। तो इस तरह से जो है वो सारा सिनेरियो जो था वो उस दौरान रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो सर्च कर लेना, सर्च करने से और भी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सत्याशोधक समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये सत्याशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छा एक वे है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, चीज़ें याद भी रह जाएंगी और नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। मिशन एलाइड की एक सीरीज़ वहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी अभी रिसेंटली, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिली होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।